बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक एक चैप्टर के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें आपने डिटेल तरीके से पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल में लाते हुए कैसे करंट जनरेट करते हैं वो हमने तफसील से देख लिया था। उसमें आपको याद है शुरू में हमने इमोशनल ईएमएफ, फिर जाके लेंस लॉ पढ़ते पढ़ते एंड में जाके हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाया था। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हमने तफसील से ये चीज़ सीखी कि कैसे जो है ना एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट देने पे करंट को हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें आपको याद होगा कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली विद द पैसेज ऑफ टाइम पीरियोडिकली चेंज हो रहा था। तो हम उसी जो चैप्टर है उसको हम एक दफ़ा फिर कंटिन्यू रखे हुए हैं, और जिन स्टूडेंट ने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो एक दफ़ा ज़रूर उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ताकि ये जो चैप्टर है वो समझने में बहुत ही आपके लिए आसानी हो। इस चैप्टर का नाम ही इन्होंने रखा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट, और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसको हम रेजिस्टर के क्रॉस देखेंगे, इसको हम इंडक्टर कैपेसिटर के क्रॉस देखेंगे, इनका कंबाइंड इफेक्ट्स हम यहाँ पर चेक करेंगे, इनके रेजिस्टेंस देखेंगे इन कंपोनेंट्स का अल्टरनेटिंग करंट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन है, यहाँ पर मैथमेटिकल वर्क भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से पढ़ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो बेसिक काम है वो अल्टरनेटिंग करंट का है, मगर अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करंट को भी इंट्रोड्यूस किया है ताकि समझने में आसानी हो। हम कंपैरिजन करते हैं ना, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो चीज़ों को तो फिर जाके समझने में हमारे लिए बहुत ही आसानी होती है। तो करंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को डायरेक्ट करंट का नाम दिया जाता है और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। ये जो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन आए चेंज होता है या चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट। इसका डिस्कशन यहाँ तक महदूद होगा, इसके बाद ही ख़त्म होगा। हम इंशाअल्लाह ताला जारी रखेंगे पूरा थ्रू आउट द चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट को। तो ज़रा देख लेते हैं कि डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। ऐसे करंट होगा जिसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगा। इसीलिए हमने इस करंट का नाम रखें यूनिडायरेक्शनल करंट। इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है जो हम यूजुअली यूज़ करते रहते हैं, सेल हुआ, बैटरी हुए और साथ साथ डीसी जनरेटर एक्सेट्रा, ये सब के सब ऐसे हैं जिसको अगर आप किसी सर्किट के अंदर जोड़ देंगे तो सिर्फ वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को पास कराता रहता है। इसीलिए इनको यूनिडायरेक्शनल करंट सोर्स का नाम दिया जाता है। इसका सिंबल ये है, अगर आपको ये वाला सिंबल किसी सर्किट के अंदर नज़र आ जाए या ये वाला सिंबल नज़र आ जाए, इस तरह ये दो मरतबा जुड़े हैं, अगर इस तरह के बहुत सारी चीज़ें भी बनती है, तीन हाई वोल्टेज सोर्स हो तो उस सूरत में तीन भी बना होता है। तो ये वाला सोर्स आपको जहाँ पर भी नज़र आ जाए तो समझ लीजिएगा इस सोर्स की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट के डायरेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यूनिडायरेक्शनल करंट होगी। कैसे होगा वो आपको मैं यहाँ पर तफसील से समझा दूंगा। तो मसलन इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना सर्किट डायग्राम शो किया है। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक रेजिस्टर है, इसे आप लोड रेजिस्टर, एक बल्ब भी हो सकता है, कंपोनेंट भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस भी हो सकता है। हमने इसको एज ए लोड रेजिस्टर आर्स है, हम चले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, RL से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ लोड रेजिस्टर। फिलहाल देखें ये स्विच है, इस स्विच को हमने ओपन कर रखा हुआ है तो यकीनी बात है ए से लेकर बी तक कोई करंट नहीं रहा होगा। हमारे यहाँ पर टारगेट होगी कि करंट की डायरेक्शन ए टू बी या बी से ए की तरफ आए। करंट ए टू बी फ्लो होता रहता है या बी से ए की तरफ फ्लो होता रहता है या चेंज होता रहता है, ये हमने समझना है। मगर एक चीज़ आपने याद रखना है, वो ये है कि हम हमेशा करंट को कन्वेंशनल करंट के तौर पर लेंगे, यानी कि हमेशा करंट पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ देखेंगे। इसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं देखने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, स्विच को क्लोज करने से क्या होगा,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये जो ए टर्मिनल है डायरेक्ट पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा। ये जो बी है लो पोटेंशियल है, इसको मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी अभी आपको मैंने बताया था जो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ड्रा होता है, तो ए हाई पोटेंशियल है, बी लो पोटेंशियल है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ए से बी की तरफ होगा। ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, करंट की डायरेक्शन है। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें जो है ना स्विच को क्लोज़ करने के बाद टाइम नोट करता जाऊंगा तो क्या होगा, 5 सेकंड गुजरा तब भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये हाई पोटेंशियल ये पोटेंशियल रहेगा लो पोटेंशियल। 10 सेकंड भी गुजर गए होंगे तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल ये नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, यानी कि टाइम तो गुजर रहा होगा मगर ये जो पोटेंशियल है, एक जो पोटेंशियल है वो हमेशा पॉजिटिव, बी हमेशा लो पोटेंशियल पर होगा। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ए टू बी की तरफ हमेशा ड्रा होता रहेगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो सोर्स है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सोर्स का मतलब है फ़र्ज़ करें मैं इसको 10 वोल्ट पे फिक्स किया हुआ मैंने पावर सप्लाई से ना, मैं इसको 10 वोल्ट पे अगर मैं फिक्स करके रख दूं तो क्या होगा, अगर ये सोर्स कांस्टेंट हो तो इधर से एक यूनिफॉर्म करंट ड्रा होता रहेगा। यूनिफॉर्म करंट ड्रा शो होने के लिए मैंने क्या किया, देखें करंट वर्सेस एक टाइम ग्राफ मैंने प्लॉट की है। इनिशियली जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो आपको पता है टाइम 0 से स्टार्ट होगा तो करंट 10 एम्पियर ड्रा हो रहा है, फ़र्ज़ कर रहा हूँ। तो टाइम गुजर रहा होगा मगर जो है ना करंट की वैल्यू वही रहेगी, तो इसीलिए ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के अलावा जाएगा। टाइम एक्सिस के अलावा जाने का मतलब है टाइम तो पास हो रहा है मगर करंट की जो वैल्यू है वो फिक्स है, यानी कि एक यूनिफॉर्म करंट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर लेट सपोज इस वजह से 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो हमेशा 10 एम्पियर ही रहेगा। तो हमारा जो ग्राफ होगी ना वो टाइम के पैरेलल निकलेगा। तो टाइम के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल हमारे ग्राफ जाए तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म करंट ड्रा हो रहा है। मगर साथ साथ जहन में रख लीजिए करंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, हमेशा ए टू बी है। इसीलिए नेगेटिव जो प्लेन है इसका जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उसमें करंट बिल्कुल शो नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस में भी करंट का मामूली भी वैल्यू मिल जाती ना तो हम कहते हैं करंट की जो पोलरिटी है ए टू बी फिर बी टू ए की तरफ स्विच कर गया है, मगर यहाँ पर ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो ये था हमारा डायरेक्ट करंट। इसमें आप नोट कर रहे हैं कि जो है ना टाइम तो पास हो रहा है मगर डायरेक्शन ऑफ करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, करंट हमेशा ए टू बी यूँ होता रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि जिस अरेंजमेंट के साथ हमने इस सर्किट को जोड़ के रखा हुआ है इस हिसाब से देखें तो करंट हमेशा यूँ देखो यूँ पास होता रहेगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमेशा ड्रा करता रहेगा, फिक्स होगी, ये चेंज होगा नहीं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। मगर डियर स्टूडेंट हमारा यहाँ पर काम डायरेक्ट करंट का नहीं है। हमने जो डायरेक्ट करंट यहाँ पर पढ़ा है वो सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट को हम जो है ना डायरेक्ट करंट के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ये किया है। देखें अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम भी अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट की कुछ इंपॉर्टेंस हैं। अल्टरनेटिंग करंट को आपको जो इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें ख़ास तौर पर ट्रांसफार्मर वाले जो टॉपिक है एक दो इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। मैंने आपको बताया था कि जो करंट है ना उसको हम स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी आपको मालूम है कि म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह हम करा के स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करंट को पास कराना हो तो आपको पता है कि हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम सेकेंडरी करंट को कम करते हैं ताकि लॉसेस कम से कम हो, लॉस को रिड्यूस करने के लिए स्टेप अप कराते हैं। तो ये सब के सब बेसिकली ना हम अल्टरनेटिंग करंट को जो है के ज़रिए से होता है। अगर आप डायरेक्ट करंट देखेंगे तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे जो सर्किट में। अब हम इसीलिए बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम भी अल्टरनेटिंग करंट है। इसका ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये आपको देखते ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा, यार ये तो हमने कहीं पर देखा है। वाकई में आपने देखा है या हमने बेसिकली पढ़ा था इससे पहले वाले जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, उसमें ये मैथमेटिकल वर्क ये रिलेशन हमने कैलकुलेट की भी है। चलें ज़रा देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होगा जिसमें करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड दोनों पीरियोडिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहेगा। इसमें दो चीज़ें चेंज होगी, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा,
करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगा। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया है, अल्टरनेटिंग करंट। करंट की डायरेक्शन चेंज होता रहता है, अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए नाम दिया है। जबकि इसके बारे में अगर आप डायरेक्ट करंट देखें, फर्ज करें मैंने सोर्स को फिक्स किया हुआ है 10 वोल्ट पे, कांस्टेंट सोर्स पे, तो यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये 10 एम्पियर है तो हमेशा 10 एम्पियर ही रहता है। भले टाइम तो पास हो रहे, देखिए पैरेलल टू टाइम, इसका मतलब क्या है, टाइम तो गुजर रहा है मगर करंट का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। जबकि इसके बरक्स यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं होगा और करंट की डायरेक्शन भी एक खास टाइम इंटरवल के बाद चेंज होता रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल्टरनेटिंग करंट। मैंने इसीलिए लिखा है सच करंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद टाइम पीरियोडिकली। आपको इसलिए बताया यहाँ पर एक खास टाइम पीरियड के बाद एग्जैक्ट उसी अंदाज में रिपीट होता रहता है। मैं आपको वो भी समझाऊंगा ग्राफ के ज़रिए से भी। इसका सबसे बड़ा सोर्स, क्योंकि हम इसको बहस कर चुके हैं, इस पर बात भी कर चुके हैं, करंट क्यों चेंज होता रहता है तफसील से जो है ना हमने पढ़ लिया है। ज़रूर आपने एसी जनरेटर एक दफ़ा पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ एसी जनरेटर वाले जो टॉपिक है वो आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपको ये करंट कैसे मिली, ग्राफ कैसे ड्रा हुआ है वो आपको समझ में आ जाए। तो खैर एसी जनरेटर बेस्ट एग्जांपल है अल्टरनेटिंग करंट पैदा करने के लिए। अगर इसका सिंबल की बात करें तो यहाँ पर देखें एक पॉजिटिव प्लेट बनाया था और नेगेटिव प्लेट बनाया। इसके बरक्स हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करेंगे और इसके अंदर एक साइनोसॉइडल वेव ड्रा करेंगे। इस साइकिल के अंदर एक जो है ना एक वेव जनरेट करें तो ये आपको सिंबल किसी सर्किट के अंदर नज़र आ जाए तो आपको डायरेक्ट पता लगना चाहिए जी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं रहने वाला, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते रहना है। इसीलिए ये सोर्स, ये सिंबल आपको नज़र आ जाए तो आपने डायरेक्ट समझना होगा कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट पास होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको समझ में आना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला। और यहाँ पर आप देखें कि इसको मैंने रिप्लेस किया है इस साइकिल के साथ, तो अगर मैं ये सिंबल इस्तेमाल करूँ तो आपको वंस अगेन समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहेगा। तो ठीक है, कैसे चेंज होता है वो भी एक अलग बहस है, इस पर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो है ना करंट जो है यूं होगी, बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, मगर इसके बरक्स अगर आप अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो करंट एक साइनोसॉइडल वेव की शक्ल में मिलेगा, साइनोसॉइडल वेव की शक्ल में। यानी कि ये इनपुट समझ लीजिएगा, इसे आप आउटपुट समझ लें, तो इनपुट से जो आउटपुट की तरफ जो करंट मिलेगी वो बिल्कुल इसी तरह ही होगा, करंट यूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होगा, तो वो आपको समझना हो तो मैंने आपको बताया कि एसी जनरेटर वाला टॉपिक आपने ज़रूर पढ़ना है। मगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आउटपुट में भले जो है ना करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होता है नहीं होता है वो हमने देखना है। तो आउटपुट में ये होगा कि लेट सपोज, सबसे पहले देख लेते हैं हम, ये देखें यूँ होगी, 0 से लेकर t/2 में देखें, 0 से लेकर t/2 का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव पीक है। पॉजिटिव पीक होने का मतलब है ये जो टर्मिनल A है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये समझ लीजिए हाई पोटेंशियल पर होगा। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, जहन में रखना, नेगेटिव साइकिल लो पोटेंशियल। तो ये 0 से लेकर t/2 का जो अरसा है ये पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल होगी। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपको पता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, ए से लेकर बी की तरफ करंट फ्लो करेगा, ये जहन में रखना। वो सिर्फ 0 से लेकर t/2 का जो अर्सा है, भले इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखें इनिशियली जो करंट की जो वैल्यू है बहुत ही कम है, 0 है, मगर आगे बढ़ते बढ़ते टाइम गुजरते गुजरते मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज कर रहा है। एक खास टाइम के बाद करंट फिर से डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 हुआ। जो भी हुआ ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होने से कोई नहीं फर्क पड़ता, ये प्लस ये माइनस। तो करंट की डायरेक्शन A टू B की तरफ होगी। मैंने इधर लिखा है, देखो A बिकम्स पॉजिटिव और B बिकम्स नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रा होगा, इसीलिए करंट फ्लोस फ्रॉम A टू B। इसके बरक्स जब नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे तो देखें ये नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि टाइम जब t/2 से लेकर
T/2 से लेकर T तक का हो, तो देखें यहाँ पर ये जो नेगेटिव पीक है ना यहाँ पर आया होगा। नेगेटिव पीक इधर आने की क्या मतलब है, ये जो है ना बी है ना वो हाई पोटेंशियल बन चुका होगा। तो करंट की डायरेक्शन मैंने आपसे अभी कहा हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल देखना है। तो अगर हाई टू लो पोटेंशियल देखना है तो करंट की डायरेक्शन A to B नहीं होगा, अब B to A होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट पहले हमें पॉजिटिव में मिलेगा, फिर हमें किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, अक्रॉस लोड रेजिस्टर, जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर रखा है। RL है ये हमारा RL। तो हुआ क्या, पहले हाफ में ए हाई पोटेंशियल बी लो पोटेंशियल A to B, जो सेकेंड हाफ है इसमें बी हाई पोटेंशियल ए लो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन B to A। तो करंट पहले A to B फिर B to A फिर A to B to A, यानी कि यूं समझ लीजिएगा पॉजिटिव हाफ के दौरान करंट की जो डायरेक्शन है वो यूं होगी, यानी कि क्लॉकवाइज ड्रा होगा, और नेगेटिव हाफ होगा तो फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी, फिर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एक सिलसिला चलता रहेगा। इसका कंफर्म मतलब क्या हुआ, हमारा जो करंट है, करंट की जो डायरेक्शन है इस रेजिस्टर के क्रॉस फिक्स नहीं है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए इसका नाम भी तो क्या पड़ गया, अल्टरनेटिंग करंट। अब मैंने अभी आपको कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी फिक्स नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऐसा नहीं होगी कि पहले 10 एम्पियर यूं ड्रा हो फिर 10 एम्पियर ही ऐसा ड्रा हो ना, ऐसा हरगिज नहीं, ये आपकी सोच है। मगर करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी फिक्स नहीं रहता है, वो भी साइनोसॉइडल चेंज इसमें भी आ जाती है। करंट की जो चेंज है वो I=I0 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच या -1 और 1 के बीच में एग्जैक्ट लाई करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी चेंज होगी। ये कैसे मिलता है, जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं उनको मालूम भी है कि जो वेरिएशन आती है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, लीनियर चेंज आ रहा है या साइनोसॉइडल चेंज आ रहा है, ये सब के सब इसका मैथमेटिकल वर्क आपको मिलनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये साइनोसॉइडल चेंज आएगा, इसका मतलब है हमारा कर्व है ना बिल्कुल इस अंदाज में, यानी कि जिनको बिल्कुल ये मालूम नहीं है वो समझ लीजिएगा, अगर कहीं पर इस शेप में किसी चीज़ में चेंज आता रहता है, इसको साइनोसॉइडल चेंज कहते हैं। I=I0 जो कि मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू कहते हैं इंटू साइन थीटा होगा। इसी को आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, I=I0 साइन थीटा के बजाय आप ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओमेगा आपको मालूम होगा थीटा अपॉन टाइम होता है, इसको मैं एक टाइम पीरियड के लिए 2π/T भी लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ पर छापने से I=I0 ऑफ साइन ओमेगा के बजाय मैं लिखूँगा 2π/T इंटू स्मॉल टी। अब यहाँ पर आपने देखना है होगा क्या, इसमें I0 तो फिक्स वैल्यू है, साइन 2π भी एक फिक्स वैल्यू है, टी अगर फ्रीक्वेंसीज का कांस्टेंट हो तो टाइम पीरियड भी उसका कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एक सेकंड में फर्ज करें 5 बार मिलता है, एक सेकंड में 50 बार मिलती है, एक सेकंड में अगर 100 बार मिलती है, हमेशा वही मिलते रहे तो वो टाइम पीरियड तो फिक्स है। अगर टाइम पीरियड का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल की फॉर्मेशन के लिए जो टाइम लगा होगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल टाइम है इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। टाइम की वैल्यू 0 होगी तो 0 साइन 0 होता है, 0 को I0 से मल्टीप्लाई करें तो करंट की वैल्यू भी 0 होगी। इस तरह आप टाइम की वैल्यू कभी आप T/2 पुट कर दें, कभी T पुट कर दें, कभी T/4 पुट कर दें, कभी 3T/4 पुट कर देंगे तो आपको एक ग्राफ आप ड्रा करेंगे ना तो बेहतरीन बहुत ही प्यारा सा देखते ही दिल खुश होने वाला एक ग्राफ मिलेगा। उस ग्राफ को साइनोसॉइडल ग्राफ कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। तो हमारे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो बेसिकली साइनोसॉइडल शेप में मिलेगा। तो बहरहाल वेरिएशन तो आएगी, करंट के मैग्नीट्यूड में भी फ़र्क आता रहेगा, मगर वो एक साइनोसॉइडल चेंज की शक्ल में आएगा, ये आपने याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे एक दो टर्म्स हैं जिसका हमने बार बार आगे इस्तेमाल भी करते रहना है, वो आपको थोड़ी देर छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे एक साइकिल किसे कहते हैं, एक साइकिल बेसिकली आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ मिलेगा तो एक साइकिल बन जाएगा।
एक साइकिल कब बन सकता है? जब एक वेव कंप्लीट होता है तो एक पूरी साइकिल मिलेगी। इस तरह दूसरा एक छोटा सा टर्म है जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। आपको ये भी मालूम है टाइम पीरियड किसे कहा जाता है? तो एक साइकिल की फॉर्मेशन के लिए जितना टाइम लगा होगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तीसरा एक और टर्म है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम होगा फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? हमने ये देखना हो कि अगर एक सेकंड के अंदर कितनी बार यहाँ पर साइनोसॉइडल वेव आगे ट्रांसफ़र हुआ है तो वो इससे फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। इसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यहाँ पर इंतहाई इंपॉर्टेंट वैल्यू टर्म है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में करंट की क्या वैल्यू होगी उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। जैसे टाइम मैं आपसे पूछता हूँ कि जी t/2 टाइम पे करंट की क्या वैल्यू थी, तो बेसिकली मैंने आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक टाइम पे मैं आपसे करंट की वैल्यू पूछ लूँ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो फिक्स नहीं रहता, वो तो चेंज होता रहता है। तो किसी भी खास टाइम पे करंट की क्या वैल्यू होगी, इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस तरह मैं आपसे पूछता हूँ जी टाइम जब कैपिटल टी था, टाइम पीरियड की इक्वल था, तो उस वक्त करंट की क्या वैल्यू है, उसे भी इंस्टेंटेनियस। और मैं आपसे पूछता हूँ जब टाइम t/4 हो, इसे t/4 कहेंगे, तो उस वक्त करंट की क्या वैल्यू है। टाइम जब 3t/4 हो तो उस वक्त क्या हो सकता है। बीच में भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर वाई एक्सिस में छोटे छोटे आप ना बहुत टाइम पे छोटे छोटे स्पॉट बना लो तो ये सारा जो कर्व फैमिली है, एक एक पॉइंट, ये जो साइकिल मिली है, ये पूरा साइकिल, हाफ साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों ना, इसमें एक एक पॉइंट क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहता है। इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, उसके लिए एक ही चीज़ मालूम होना चाहिए, वो है ये टाइम आप कौन सा लेंगे, इस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है, t/4 भी हो सकता है, t/2 भी हो सकता है, 3t/4 भी हो सकता है, t भी हो सकता है, इनके बीच में भी कोई भी टाइम हो सकता है। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मगर यहाँ पर आप एक चीज़ तो देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ऐसा भी करंट मिल रहा है जिसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम है, ये करंट मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह ये भी मैक्सिमम वैल्यू, इससे मैक्सिमम वैल्यू आपको इस पूरे साइकिल में नज़र नहीं आएगा। यानी कि एक साइकिल में 2 बार आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उन मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू को, ये भी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मगर मैक्सिमम है, इसको हम क्या नाम देंगे, पीक वैल्यू। तो हमारा ये जो वैल्यू है इसको I0 को, जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है ना करंट है, उसको हम क्या नाम देंगे, पीक वैल्यू। मगर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहेंगे एवरेज वैल्यू। छठा एक और टर्म है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू देखें, जब भी किसी वैल्यू में कंटिन्यूसली चेंज आता रहता है तो कंसेप्ट एवरेज कहा जाता है। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि आप फलाना एक जगह से दूसरी जगह पर आपने मूव करनी है, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जी मूव करें, ठीक है मान जाएंगे। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपकी स्पीड में पूछता हूँ, मगर आपको मालूम है कि जो स्पीड है वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। यकीनन किसी जगह पर आप रुक भी गए होंगे, किसी जगह पर आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा। एक ख़ास टाइम पर आप मेरे पास पहुँचते, मैं पूछता हूँ बेटा बताएं आपकी स्पीड क्या थी, तो आपके पास 2 ऑप्शन था। या ये बता देते हैं कि सर मेरे आप कम से कम वैल्यू बता देते हैं। आप कम से कम वैल्यू बताएंगे तो आपकी कम से कम वैल्यू, किसी जगह पर आप रुक गए होंगे तो उस वक्त आपकी वैल्यू तो 0 होगी, वो भी तो आप नहीं बता सकते हैं। सर मेरे स्पीड 10 मीटर/सेकंड था, यार आप यूसेन बोल्ट बन गए हो, उस हिसाब से आपको जल्दी पहुंचना चाहिए था। तो आप कहने का मतलब है ना आप कम वैल्यू बता सकते हैं ना ज़्यादा वैल्यू बता सकते हैं। उस सूरत में आपको किसी हाल में क्या बताना होता है, एवरेज वैल्यू बताना होता है। मगर यहाँ पर एवरेज वैल्यू में एक इश्यू आ रहा है। इश्यू ये है इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और एक साइकिल का टोटल अगर आप इसके एवरेज वैल्यू लेंगे तो यकीनी बात है इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो एवरेज वैल्यू अगर आपको यहाँ पर साइकिल का फाइंड आउट करनी हो तो इसका जो एवरेज वैल्यू है वो हमें कैसे निकाला होगा, टोटल एरिया निकालने होंगे एक टाइम पीरियड में, टोटल एरिया, उसको आप डिवाइड करें टोटल टाइम से ड्यूरिंग एक कंप्लीट साइकिल, ज़हन में रख लीजिएगा, तो हमें ये मिलेगी। मगर जो भी होगा एवरेज करंट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मगर इसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं, तो हमें यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को इधर से आगे
एग्जैक्ट इसी अंदाज में कैरी करने में थोड़ा इशू इस इन द सेंस ये आ रहा है, यहाँ पर एवरेज वैल्यू एक साइकिल के दौरान 0 आ रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए हमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले लेक्चर देखने होंगे। तो उम्मीद है आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए इजाज़ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।